नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि डिप्लोमेटिक नोट भेजकर भारत ने नेपाल के नए नक्शे का किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, अभी की बड़ी खबर है, ये बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने बताया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये देश। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको शताब्दी राजधानी और मेल ट्रेन को लेकर ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही अगले 3 महीने में आएगी ज्यादा सैलरी। जी हां दोस्तों, पीएफ वालों के लिए भी बड़ी खबर है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम आपके लिए सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी स्कीम, सारी बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अंत तक देखिए इस वीडियो को। अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें डिप्लोमेटिक नोट भेजकर भारत ने नेपाल के नए नक्शे का किया विरोध, दावा खारिज। जी हां दोस्तों, अभी की बड़ी खबर है। भारतीय इलाकों को नक्शे में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने डिप्लोमेटिक नोट भेजकर नेपाल सरकार के सामने आपत्ति जाहिर की है। नेपाल की मीडिया ने नेशनल असेंबली के एक सदस्य के हवाले से बताया है कि नई दिल्ली की ओर से 24 जून को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर विरोध जताया गया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डेलीगेटेड राइट्स मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन और नेशनल असेंबली के सदस्य नारायण बिदारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने कमेटी को बैठक के दौरान बताया कि भारत ने डिप्लोमेटिक नोट भेजकर भारतीय दावों वाले इलाकों को नक्शे में शामिल किए जाने का विरोध किया है और नेपाल के दावों को खारिज किया है। नेपाल सरकार ने 20 जून को नया राजनीतिक नक्शा पेश किया था, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों ने पास किया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इस खबर को लेकर, और किस प्रकार से हम इन तीनों हिस्से जो भारत के हैं वो नेपाल के जिद से छुड़ा सकते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो बातचीत के जरिए सीमा पर अमन चैन का भरोसा, जारी रहेगी सैन्य और राजनयिक बातचीत। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय का कहना है पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव में कमी के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य और राजनयिक अधिकारी सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बैठकें जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने मतभेदों के दूर होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, हम बातचीत के माध्यम से सीमा क्षेत्र में अमन चैन और मतभेदों के समाधान को लेकर आश्वस्त हैं। भारत ने ये भी साफ कर दिया कि LAC का सख्ती से पालन और सम्मान किया जाए, क्योंकि ये सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए यही आधार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित करने रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि चाइनीज विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी LAC और गलवान घाटी में डेवलपमेंट्स को लेकर भारतीय पक्ष से अवगत करा दिया था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या हमें अभी भी मान लेना चाहिए कि चाइना झुक गया है और वो पीछे हट गया है पूरी तरह से, या फिर अभी भी भारत को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। एक और खबर की माने तो दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने बताया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है चाइना। कैसे दोस्तों, बता दें आपको, दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने बताया है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एजेंसी ने कहा कि चीन वैश्विक महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए चोरी और दुर्भावनापूर्ण अभियान के जरिए परेशान कर रहे हैं और यह देश की सूचना और आर्थिक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने गंभीर आरोप लगाते कहा कि FBI में मौजूदा 5000 सक्रिय काउंटर इंटेलिजेंस मामलों में से आधे चीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तो हालत यह है कि FBI हर 10 घंटे में चीन संबंधी नया मामला देख रही है। ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने जो बताया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना, अगर आप भी यही मानते हैं दोस्तों और भारत के लिए भी चाइना सबसे बड़ा खतरा है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा, पत्नी मेलानिया ट्रंप की प्रतिमा को किया आग
आग के हवाले। जी हाँ दोस्तों, अब इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बढ़ता गुस्सा कहें या कुछ और कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि यह प्रतिमा अमेरिका में नहीं बल्कि स्लोवेनिया में थी, जहां से मेलानिया ट्रंप ताल्लुक रखती हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक इस घटना को 4 जुलाई को अंजाम दिया गया। इस विषय पर राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मेलानिया ट्रंप की लकड़ी की इस प्रतिमा को अमेरिकी कलाकार ब्रैड डाउनी ने तैयार किया था। घटना के बाद प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया है। ऐसे में लोगों के गुस्से का क्या कारण हो सकता है दोस्तों, अपना अनुमान जरूर बताइएगा हमें लिखकर। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, हवा में वायरस से सभी को कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है। CSIR के वैज्ञानिक ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये भी अच्छी खबर थी। अब तक की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को पहली बार माना कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसके बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई, उन्हें संक्रमण का खतरा सताने लगा। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस हवा में अस्थायी तौर पर मौजूद रहता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वायरस हर जगह पहुंच रहा है और हर किसी को संक्रमित कर देगा। आपको बता दें, CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा कि अब तक के दावे से पता चला है कि यह 5 माइक्रोन से कम आकार की छोटी बूंदे ड्रॉपलेट्स हमें हवा में इधर उधर जा सकता है और बड़ी बूंदों के रूप में यह कुछ ही मिनटों तक हवा में रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये मान चुके हैं कि हवा में फैलता है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं और सतर्कता जरूर बरते दोस्तों, और मास्क जरूर पहनकर बाहर निकले। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लोग मास्क पहनकर हमेशा बाहर निकलते हैं घर से, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि आपके अच्छे कार्य को मोदी सरकार तक पहुंचाई जाए। एक और खबर की माने तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के मेयर लापता हो गए दोस्तों। फोन भी बंद जा रहा है और लेकिन तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बता दे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के मेयर पार्क वोन सून के लापता होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उनका फोन भी बंद है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार सियोल के उस स्थान पर मेयर की तलाश की जा रही है जहां आखिरी बार उनके मोबाइल फोन का सिग्नल पाया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना से मरने वाले 53% लोगों की उम्र 60 साल से है ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर है दोस्तों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि हम विश्व में जनसंख्या के आधार पर दुनिया के दूसरे बड़े देश हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोरोना को मैनेज करने में संतोषप्रद काम किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना से होने वाली 53% मौतें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजेश भूषण ने कहा कि WHO की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 538 केस प्रति मिलियन यानी प्रति 10 लाख है। वहीं कुछ देशों की प्रति मिलियन केसों की संख्या भारत से 16 से 17 गुना ज्यादा है। एक और खबर की माने तो नेपाल में सियासी संकट के बीच भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि नेपाल में सियासी संकट के बीच भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया है। नेपाल के केबल टीवी प्रोवाइडर ने समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि देश में भारतीय समाचार चैनलों के सिग्नल को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी तक नेपाल सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। दूसरी ओर नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी NCP के भीतर पैदा हुए मतभेद समाप्त होते नहीं दिख रहे हैं। बृहस्पतिवार यानी 9 जुलाई को आई मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच सप्ताह भर में आधा दर्जन से अधिक बैठकें होने के बाद भी कोई आम सहमति नहीं बन सकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में किस प्रकार से ओली सरकार इस्तीफा दे पाएगी दोस्तों, जरूर बताइएगा अपनी राय, अगर आप भी कोई सुझाव समझा सकते हैं। और खबर की माने तो चीन के दबाव में नहीं आया कनाडा, हांगकांग पर सुरक्षा कानून थोपने के खिलाफ ड्रैगन को दिया झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कनाडा और चीन के बीच चल रहे तीखे रिश्तों में अब करवाहट भर गई है। चीन के साथ रिश्तों में कटौती करते हुए कनाडा ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है दोस्तों। अब ये की बड़ी खबर है ये। एक और खबर की माने तो चीन की आक्रामक कार्रवाई का भारत ने बेहतरीन तरीके से दिया जवाब, यूएस का कहना है। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हालिया दिनों की तनातनी के मुद्दे
पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की अत्यंत आक्रामक गतिविधियों का भारतीयों ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चीन की क्षेत्रीय विवादों को उकसाने की प्रवृत्ति रही है और दुनिया को यह धौंस चलने नहीं देनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने सच में आक्रामक तरीके से चाइना को जवाब दिया है दोस्तों, और चाइना दोबारा जरूरत नहीं कर सकता है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसके पीछे आप किस नेता का सबसे बड़ा हाथ मानते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो कोरोना के सहारे नेपाल में अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति से की इस बात की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत का फार्मा उद्योग विश्व के लिए संपत्ति, वैक्सीन उत्पादन में हमारी भूमिका अहम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। बता दें ब्रिटेन में कल से ही इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कोरोना वायरस महामारी के दौर में भारत समेत दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा है, लिहाजा मोदी के इस भाषण पर सभी की निगाहें रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इन समयों में पुनरुत्थान के बारे में बात करना स्वाभाविक है। वैश्विक पुनरुद्धार और भारत को जोड़ना भी उतना ही स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक पुनरुत्थान की कहानी में भारत की अग्रणी भूमिका होगी। ऐसे में आप कितने साथ हैं दोस्तों मोदी जी के, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और एक और खबर की माने तो नेपाल में नक्शे का विरोध करने वाली सरिता गिरी को पार्टी से निकाल दिया गया है दोस्तों। सांसद पद भी छीन लिया गया है उनसे। बता दे भारतीय इलाकों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल करने के कदम का विरोध करने और सच बोलने की सजा सांसद सरिता गिरी को दे दी गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के साथ ही सांसद के पद से भी हटा दिया गया है। सरिता गिरी का कसूर यह था कि उन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से संविधान संशोधन का आधार पूछ लिया था। नेपाली मीडिया कांतिपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघीय संसद के सचिवालय ने घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी की सीट खाली हो गई है। संसद महासचिव भरत राज गौतम ने बताया कि पार्टी की ओर से सरिता गिरी को पार्टी से निकाले जाने की सूचना दी गई थी। इसके बाद नियमानुसार उन्हें सांसद पद से हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार गिरी को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और पूरी तरह से इनको हटा दिया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जिसने भारत को लेकर भारत का साथ दिया नेपाल में और उसको नेपाल सरकार से निष्कासित कर दिया गया दोस्तों। ऐसे पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और किस प्रकार से हमें सरिता गिरी का साथ देना चाहिए दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक और खबर की माने तो नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार, कहा बधाई देने के बजाय कार्रवाई पर उठा रहे हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विकास की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं दोस्तों। पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है तो वहीं विपक्ष का मानना है कि विकास ने खुद को सरेंडर किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और एमपी पुलिस सीधा विपक्ष के निशाने पर है। आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के आरोपों पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या का आरोपी है। उज्जैन पुलिस ने उसे 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इतनी बड़ी सफलता पर पुलिस को बधाई देने के बजाय कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आपका क्या मानना है कि विकास दुबे ने अपने आप को सरेंडर किया है या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है दोस्तों? आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 10वीं और 12वीं की कक्षा के परिणाम के वायरल सर्कुलर को सीबीएसई ने बताया फर्जी, कहा अभी घोषित नहीं की है कोई भी डेट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की तारीख के संबंध में वायरल हो रहे सर्कुलर को फर्जी करार देते हुए कहा कि बोर्ड ने अभी तक परिणाम की तारीखों की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेश में कहा गया है कि बोर्ड 13 और 11 जुलाई को कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करेगा। सीबीएसई बोर्ड ने वायरल हो रहे संदेश पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सर्कुलर फर्जी है। बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम 2020 की घोषणा के संबंध में एक नकली संदेश प्रसारित किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि बोर्ड ने अभी तक परिणाम तारीखों की घोषणा नहीं की है। बोर्ड ने यह भी कहा कि पब्लिक को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या उसके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को देखना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जिस किसी ने भी ये फेक खबर फैलाया है इस पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। अभी सीबीएसई बोर्ड ने कोई भी रिजल्ट की तारीख डिटरमाइन नहीं किया है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप फेक न्यूज पर भरोसा मत कीजिएगा। और आपको रिजल्ट से जुड़ी जो भी खबरें चाहिए तुरंत हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको तुरंत बताएंगे सारी बड़ी खबरें और सारी
सारी सत्यापित खबरें दोस्तों, इसीलिए हम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में आपको खबरें दिखाते हैं ताकि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि फेक न्यूज नहीं है यहाँ पर। एक और खबर की माने तो 10 जुलाई को आएगा आईसीएसई का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आईसीएसई में पढ़ते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो इंडियन रेलवे ने किया एक और कमाल, बिना डीजल बिजली के दौड़ाई ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने एक बार फिर भारतीयों को गर्व महसूस कराया है। कई उपलब्धियों को हासिल करने के बाद अब रेलवे ने ट्रेन के इंजन के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इंडियन रेलवे ने बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया है। इतना ही नहीं, रेलवे ने इसका सफल परीक्षण भी किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में बैटरी से चलने वाली ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आ सकती है। अगर आप मानते हैं कि ये बिल्कुल सही कदम है जिससे बिजली बचेगी और डीजल बचेगा, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस पर, अगर ये सही कदम लगता है तो। एक और खबर की माने तो यस बैंक पीएमएलए मामला घोटाले में ईडी ने कुर्क की राणा कपूर की 2203 करोड़ रुपए की संपत्तियां। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने कहा कि शवों को जलाकर सबूत मिटाने की थी योजना। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है विकास दुबे केस में, जो कि पुलिस वालों को मारने के बाद उनको एक जगह इकट्ठा करके जलाने की योजना थी, जिससे कि सारा सबूत मिटाया जा सके। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इस तरह के कुख्यात अपराधी को लेकर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की ओर चले तो आपको बता दे दोस्तों कि शताब्दी राजधानी और मेल ट्रेन को लेकर ये बड़ा फैसला आया है। आपको बता दे अब समय पर चल सकेंगी ये सारी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रैंकों का एक माननीकरण तय करने का निर्णय किया है। अब शताब्दी राजधानी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में कोचों की संख्या निर्धारित होगी। पहले जहां शताब्दी तेजस में डबल डेकर को छोड़कर कुल 12 से 14 कोच चलते थे, अब इस वर्ग की ट्रेन में कुल 18 कोच चलेंगे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इस व्यवस्था से ट्रेन के समय में सुधार होगा। जैसे अगर एक जगह से कोई शताब्दी ट्रेनें आगे में देरी हो रही है तो पहले से स्टेशन पर खड़ी दूसरी शताब्दी ट्रेन को उस रूट पर भेजा जा सके। इससे ट्रेन समय पर रवाना होगी, यात्रियों को घंटों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल यह केवल एलएचबी कोच की ट्रेन में ही होगा। इसमें आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से सफर करना चाह रहे हैं और भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं दोस्तों, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए ट्रेन से जुड़ी सारी बड़ी और सारी नई खबरें लेकर आते रहें और आप लोगों का सफर बनाते रहें। एक और खबर की माने तो WHO ने कोरोना वायरस के संबंध में आकलन को लेकर समिति बनाने का किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दे एक गुड न्यूज है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगले 3 महीने आएगी आप लोगों की ज्यादा सैलरी, पीएफ खाते में खुद पैसा डालेगी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन के बाद की नौकरी और संभावित आर्थिक तंगी के लिए परेशान हो रहे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, आपको अगले 3 महीने भी ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। इससे भी अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार अगले 3 महीने तक आपके पीएफ में खाते में पैसा डालने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजना अगस्त तक बढ़ाने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी। आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारियों का 12% मिलाकर कुल 24% योगदान सरकार कर रही है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो पीएफ में पैसा जिनके जमा होता है, जरूर बताइएगा। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर कर दीजिए और दिखा दीजिए भारत की क्या ताकत है। साथ ही अभी कर दीजिए इस वीडियो